हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस लोकर्स एकेडमी में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं पीवाईक्यू सीरीज चला रहा हूं पिछले 5 वर्ष के पूछे गए जो भी एमसीक्यू है उसका। तो हमने पहले के वीडियो में 2024 का प्रश्न पत्र का हल कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग 2023 में जो प्रश्न पत्र आया था हिंदी का, उसका मैं आज हल कराने वाला हूं आप सभी लोगों को। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, ताकि जितने भी ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आप सभी लोगों को समझ में आ सके और 2025 के बोर्ड एग्जाम में आप लोग बेहतर कर सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, प्रगीत और समाज के लेखक का नाम क्या है? प्रगीत और समाज जो पाठ है उसके लेखक का नाम क्या है? तो प्रगीत और समाज पाठ के लेखक का नाम नामवर सिंह है। प्रगीत और समाज पाठ के लेखक का नाम नामवर सिंह है। तो पहला नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न हमारा दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? हमारा ये दूसरा नंबर प्रश्न है। तो उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा तिरिश। उदय प्रकाश की रचना कौन सी है? तो तिरिश जो हमारे उदय प्रकाश जी की रचना है। तीसरा नंबर प्रश्न है हमारा, नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन सा है? नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज किसकी रचना है? तो नामवर सिंह जी की रचना है। अगर अर्धनारीश्वर की बात करेंगे तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, बातचीत बालकृष्ण भट्ट की रचना है और वो सदानीरज जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। इसके बाद हम लोग चौथे नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। तो चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा कि जयप्रकाश नारायण की रचना क्या है? चौथा नंबर प्रश्न है हमारा कि जयप्रकाश नारायण की रचना क्या है? तो जयप्रकाश नारायण की रचना कौन सी है? तो संपूर्ण क्रांति हमारे जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। तो चौथा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर है कि जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में क्या है? तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसके बाद छठा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। छठा नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कुल कितनी कहानियां हैं? यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? तो इन्होंने 3 कहानियां लिखी। सुखमय जीवन पहला क्या है? तो सुखमय जीवन है। सुखमय जीवन, सुखमय जीवन इनकी एक पहली कहानी है। ठीक, एक था बुद्धू का कांटा। ठीक, एक बुद्धू का कांटा या बुद्ध का कांटा हो गया। ठीक, और तीसरा हमारा हो गया उसने कहा था। उसने कहा था। ठीक, इनके द्वारा चंद्र शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई कुल कितनी कहानियां थी? तो 3 कहानियां थी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। तो यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 7वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा जा रहा है 7वें नंबर प्रश्न में कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग के, भक्ति काल के, रीति काल के या द्विवेदी युग के? तो 7वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के, हमारे भारतेंदु युग या भारतेंदु काल के रचनाकार थे। आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या निकलता है? बातचीत के जरिए भाव बनकर जो है क्या निकलता है? तो बातचीत के जरिए जो है भाव बनकर क्या निकलता है? तो मवाद या धुआं जो है बातचीत के जरिए जो है वो बाहर निकलता है भाप बन करके। तो 8वां नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। वो ये कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी होगा, ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा।
आगे बढ़ते हैं 90वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई है। उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई है, तो ये 1915 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय नहीं प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है यह लिखी गई कहानी थी। 1914 में हमारा प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, 1914 से 1918 तक चला था, लेकिन इसी के दौरान जो 1915 ईस्वी में जो अशोक वाजपेयी कह रहे, उसने कहा था कहानी जो है वो लिखी गई थी 1915 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर प्रश्न की ओर कि लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध लड़ रहा था, ये 10वां नंबर प्रश्न है। तो 10वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस की ओर से जो है लहना सिंह युद्ध लड़ रहा था। तो टोटल अभी तक हमने 10 क्वेश्चन को हल किया। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितना प्रश्न आप सभी लोगों ने इन 10 में से सही हल किया और कितने प्रश्नों का जवाब आप लोगों को नहीं पता था। आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर कि पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक कौन था। ऑप्शन नंबर ए है लहना सिंह, ऑप्शन नंबर बी वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर सी उधम सिंह और ऑप्शन नंबर सी बार्क सिंह है। तो पलटन का विदूषण का अगर बात करेंगे कि पलटन का विदूषक कौन था, तो पलटन का विदूषक हो जाएगा हमारा वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक जो है वजीरा सिंह को माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां नंबर है हमारा कि माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है। माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है। तो किस शीर्षक पाठ की माया पात्रा है, तो तिरछ जो है शीर्षक पाठ की पात्रा है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि परमात्मा आपको सुखी रखे यह कथन किनका है। परमात्मा आपको सुखी रखे यह कथन किनका है। तो परमात्मा आपको सुखी रखे यह कथन किनका है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा आगंतुक लड़कियों का, यानी जो वर्मा लड़कियां थी जिनके बारे में नाम के बारे में पता नहीं था, उन्हीं के द्वारा जो कहा गया था। अब ये जो वर्मा लड़कियां थी, तो ये जो किस पाठ से ये पंक्ति ली गई है, तो याद रखना है कि सिपाही की माँ, सिपाही की माँ जो पाठ है, सिपाही की माँ, उसी पाठ से जो है यह हमारा जो पंक्ति है वो संकलित है। और उसी में जो ये वर्मी लड़कियां आती हैं तो कुछ चावल और मांगती हैं, तो वही बोलती है चावल लेने के बाद कि परमात्मा आपको सुखी रखे माँ जी। आगे बढ़ेंगे हम लोग 14वें नंबर प्रश्न की ओर। 14वां नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संकलन का अंग है। यानी सिपाही की माँ जो शीर्षक एकांकी है वो कहाँ से संकलित है। तो ऑप्शन नंबर ए है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, ऑप्शन नंबर बी है नए बादल, ऑप्शन नंबर सी पैर तले जमीन, ऑप्शन नंबर डी है आधे अधूरे। तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंडे के छिलके एवं अन्य एकांकी से जो है हमारा सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी पाठ संकलित है। इसी तरह अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की। अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की। ऑप्शन नंबर ए भारतीय प्रशासनिक सेवा, ऑप्शन नंबर बी आलोचक के रूप में, ऑप्शन नंबर सी राजनीति के रूप में या राजनीतिज्ञ के रूप में, ऑप्शन नंबर डी अर्थशास्त्री के रूप में। तो अगर हम 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में जो इन्होंने काम किया था। तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था। तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है इनको सम्मानित किया गया था विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न 17वां नंबर की ओर। 17वां नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है। तो 17वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ इनका जन्म स्थान था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा, विनोद कुमार शुक्ल दो जगह हम लोग अभी नाम देखे, पिछले वाले क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी।
तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया पाठ कौन सा है? तो प्यारे नन्हे बेटे को। याद रखना है कि प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा। ये याद रखना है कि प्यारे नन्हे बेटे को पाठ विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। 18वां नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो इसमें कहा जा रहा है 18वें नंबर प्रश्न में कि बताइए कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, दुर्ग छत्तीसगढ़, लम्हे वाराणसी या श्योपुर ग्वालियर। तो रघुवीर सहाय जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न 19वां नंबर है कि रघुवीर सहाय को उनके किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? रघुवीर सहाय को उनके किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो इनकी एक रचना थी लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं इनकी एक रचना थी, उसी रचना पर जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी तरह 20वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो इसमें कहा जा रहा है कि मुक्तिबोध ने एमए किस विषय से किया? मुक्तिबोध ने एमए किस विषय से किया? तो ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है अंग्रेजी, ऑप्शन सी है संस्कृत, ऑप्शन डी है इतिहास। तो ये किस विषय से एमए किए थे? तो इनका विषय क्या था? तो हिंदी था। हिंदी विषय से ये क्या किए थे? एमए किए थे। हिंदी विषय से ये एमए किए थे। तो 20 का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंदी विषय से यह एमए किए थे। तो टोटल अभी तक हमने 20 प्रश्नों को हल किया। आप लोग जरूर बताइए कि इन 20 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही और ईमानदारी से हल किए या खुद जान रहे थे। और सारे प्रश्नों को आप लोग अपने कॉपी में जरूर नोट करते रहिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। आगे 21वां नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 21वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती थी? माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती थी? तो कीड़ों के भय से, शीत के डर से, गिर पड़ने के डर से या मिट्टी लगने के भय से? तो माँ जो है अपने लाल को या बेटे को जो है गोद से नहीं उतारती थी। किस भय से? तो शीत लगने के डर से, यानी ठंडा लगने के वजह से जो है माँ जो है अपने बेटे को गोद से नहीं उतारती थी। आगे बढ़ेंगे 22वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है? पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया? तो सुना सुना हो गया है। माँ का जीवन जो है एकदम सुना सुना हो गया पुत्र से बिछड़ने के बाद। अगला क्वेश्चन 23वां नंबर है। कहा जा रहा है कि जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह कौन सी विधा है? तो यह हमारा क्या था? तो एक आत्मकथा था। तो इसके राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। उन्हीं ने क्या किया? तो अपनी आत्मकथा को यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो यह एक आत्मकथा है। आगे बढ़ेंगे 24वें नंबर प्रश्न की ओर। कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है? कलीराम जो हेडमास्टर था किस पठित पाठ का पात्र था? तो एक जूठन जो शीर्षक पाठ है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया, उसी पाठ का यह पात्र है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को यही जो परिताड़ित करता है, यही इनको मारता पीटता है और स्कूल का कामकाज यही कलीराम हेडमास्टर जो करवाता है। आगे बढ़ेंगे 25वां नंबर प्रश्न की ओर कि नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? तो इनका ललित निबंध का नाम है बकलम खुद। बकलम खुद इनका क्या था? ललित निबंध था। आगे बढ़ेंगे 26वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम कौन है? तो मोहन राकेश है। अब मोहन राकेश का ही रचना याद रखिएगा आप लोग, क्या है? तो सिपाही की माँ है। सिपाही की माँ। सिपाही की माँ अगर प्रश्न पूछेगा तो सिपाही की माँ पाठ के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश जी हैं। और सिपाही की माँ पाठ कहाँ से संकलित है? तो अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से। तो अंडे के छिलके के रचनाकार मोहन राकेश जी होंगे। मौल्यज की बात करेंगे तो यह हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। जूठन पाठ के लेखक है। और नामवर सिंह जो है हमारे प्रगीत और समाज पाठ के लेखक हैं। तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे 27वां नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि कलर्क की मौत के लेखक का नाम क्या है? कलर्क की मौत जो रचना है इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम क्या था? तो अंतोन चेखव जो है इनके लेखक के नाम है
जो कि क्या थे, एक रूसी राइटर थे या रूसी साहित्यकार थे, ठीक ना, रूसी साहित्यकार। इसे याद रखना है कि रूसी साहित्यकार हमारे कौन थे, तो अंतोन चेखव, इनके द्वारा कलर की कीमत लिखी गई है, ठीक ना। ये रूसी साहित्यकार आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि अभी आगे प्रश्न में जो है ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक ना, तो इसलिए याद रखिएगा कि रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव थे। आगे बढ़ेंगे 28वां नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि ज्ञानेंद्रपति के पिता का नाम क्या था और माता का नाम क्या था। ज्ञानेंद्रपति के माता और पिता दोनों का नाम क्या था, तो ज्ञानेंद्रपति के माता और पिता का नाम क्या था, तो सरला देवी और देवेंद्र प्रसाद चौबे था। तो 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे 29वें नंबर प्रश्न की ओर कि रघुवीर सहाय के पिता क्या थे। रघुवीर सहाय के पिता क्या थे, पेशे से वकील थे, नहीं। जज थे, नहीं। पुलिस अधिकारी नहीं थे। तो पेशे से क्या थे, तो शिक्षक थे। 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न 30वां नंबर की ओर बढ़ेंगे कि डरा हुआ बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह किस पाठ का है, तो अधिनायक शीर्षक पाठ से यह संकलित है। तो हमारा 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, यह अधिनायक पाठ से जो है ली गई है। आगे बढ़ेंगे 31वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन सी है। निम्नलिखित में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन सी है, तो आत्मकथा कौन सा है, तो जूठन। जूठन क्या था, एक आत्मकथा था और किसके द्वारा लिखा गया है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा जो है यह लिखा गया है। आगे बढ़ेंगे 32वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो इसमें किस शहर का चित्रण है, जयपुर का कि लखनऊ का, अमृतसर का या चंडीगढ़ का। तो जयपुर का तो शहर का चित्रण है नहीं, लखनऊ शहर का चित्रण है नहीं, चंडीगढ़ शहर का चित्रण है नहीं, तो इसमें अमृतसर के जो है ये शहर है, इसका चित्रण किया गया उसने कहा था कहानी में। आगे बढ़ेंगे 33वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि कुड़माई का अर्थ क्या है। कुड़माई का अर्थ क्या है, तो कुड़माई का अर्थ हो जाएगा मंगनी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आम भाषा में सगाई बोलते हैं, सगाई। तो अगर एग्जाम में अगर सगाई देगा तो सगाई टिक करिएगा, और कुड़माई का अर्थ मंगनी दे तो मंगनी टिक आप लोग कर दीजिएगा। तो यहाँ जो है 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, कुड़माई का अर्थ मंगनी या सगाई होता है। आगे बढ़ेंगे 34वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि लोकनायक किसे कहा जाता है। लोकनायक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन नंबर बी है दिनकर जी को, ऑप्शन नंबर सी है नामोर सिंह को, और ऑप्शन नंबर डी है मोहन राकेश को। तो लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक के नाम से जो है जानते हैं। तो 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 35वां नंबर है। 35वां नंबर कहा जा रहा है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ए मलयाज, ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी है रामधारी सिंह दिनकर, और ऑप्शन नंबर डी है भगत सिंह। तो यहाँ पे चारों जो लेखक का नाम दिया और कहा जा रहा है कि ये चारों रचनाकार में से किसके द्वारा लिखी गई यह पंक्ति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा जो यह पंक्ति लिखी गई है। और ये पंक्ति कहाँ से संकलित है, तो जो अर्धनारीश्वर पाठ है, अर्धनारीश्वर अर्धनारीश्वर पाठ है, जिसमें आधा अंग शिव का और आधा अंग पार्वती जी का बताया गया है, इसी पाठ से जो है यह पंक्ति संकलित है। आगे बढ़ेंगे 36वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि ओ सदा निरस शीर्षक पाठ का संबंध किस विधा से है। ओ सदा निराश शीर्षक पाठ का संबंध किस विधा से है, तो क्या यह उपन्यास है, तो ये उपन्यास नहीं है। कहानी है, नहीं है। नाटक है, नहीं है। तो ये ओ सदा निरा पाठ क्या है, तो यह एक निबंध है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा यह लिखा गया है। जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा यह रचना जो है लिखी गई है, जिसका नाम क्या है, ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा, ठीक, जिसमें गंडक नदी के बारे में
जिक्र किया गया है। आगे बढ़ेंगे 37वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि चोर कैसे होते थे। चोर और मन के बारे में हम लोग पढ़े थे ना, गंडक नदी के बारे में ही दिया था, और इसको जो है ओषधानीरा पाठ में पढ़े थे, चोर और मन को। चोर और एक क्या था, मन था। तो चोर और मन में जो है चोर का कहा जा रहा है कि चोर का ताल कैसा होता था। तो जो चोर का ताल होता था वो क्या होता था, तो उछला हुआ होता था। तो 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 38वें नंबर प्रश्न की ओर कि रामपुरवा कहाँ स्थित है। रामपुरवा कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए भितिहरवा के पास, नवगछिया के पास, सिमरिया के पास, देहरादून के पास। तो रामपुरवा कहाँ स्थित है, तो भितिहरवा के पास जो है यह स्थित है। तो 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे 39 नंबर प्रश्न की ओर कि गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है। तो गंडक नदी का जल जो सदियों से कैसा रहा है, तो यह चंचल रहा है। तो 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो 39 का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग 40वें नंबर प्रश्न की ओर कि सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है। सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है, तो कौन है, तो बिस्नी जो है सिपाही की मां होती है। मुन्नी तो इसकी बेटी होती है और मानक की बहन होती है। चुन्नी पड़ोसन हो गई, कुंती पड़ोसन हो गई, तो ये सब आस पड़ोस के लोग हैं, लेकिन बिस्नी जो है वो क्या है, सिपाही की मां होती है। तो 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। अभी तक टोटल 40 प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिया, और अभी हम लोग जो है 60 प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग आखिरी तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के साथ लाइक भी कीजिएगा, ठीक, ताकि हमें मोटिवेट मिलते रहे और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही नए नए कंटेंट जो है बनाते रहें, ताकि आने वाले जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आप लोग अच्छा प्रदर्शन कर सके। आगे चलते हैं 41वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि चरम व्यक्तित्वता में परम सामाजिकता है, इस किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। चरम व्यक्तित्वता ही परम सामाजिकता है, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज जो पाठ है, इसी से यह पंक्ति जो है संकलित है, जिसके कवि कौन है, तो नामवर सिंह है। जिसके कवि कौन है, तो नामवर सिंह जी हैं। इन्हीं के द्वारा जो है यह पंक्ति जो है लिखी गई है, या प्रगीत और समाज से यह संकलित है। आगे बढ़ेंगे 42वें नंबर प्रश्न की ओर कि अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे। अभी पीछे प्रश्न आया था, तो मैंने आप सभी को बताया था कि ध्यान रखिएगा कि अंतोन चेखव जो है किस देश के रहने वाले थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे, तो रूस के रहने वाले थे। ये क्लर्क की मौत जो पाठ दिया गया है प्रतिपूर्ति, इस प्रतिपूर्ति पाठ में क्लर्क की मौत जो है रचना है, उसी की ये राइटर है। आगे बढ़ेंगे 43वें नंबर प्रश्न की ओर कि जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था, तो इनका निधन जो है कब हुआ था, तो 1937 ईस्वी में जो इनका निधन हुआ था। इसके बाद 44वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान कहाँ था। तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान कहाँ था, तो 44 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी काशी होगा। काशी में जो इनका निवास स्थान माना जाता है। आगे बढ़ेंगे 45 नंबर प्रश्न की ओर कि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है। तो सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है, तो दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में जो इनका जन्म हुआ था। तो 45वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे 46वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि थे। तो इसका ऑप्शन है आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो अशोक वाजपेयी किस काल के कवि थे, तो ये आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं 47वें नंबर प्रश्न की ओर। 47वें नंबर प्रश्न है कि अधिनायक कैसी कविता है। अधिनायक कैसी कविता है। ऑप्शन नंबर ए गद्य कविता, ऑप्शन नंबर बी व्यंग्य कविता, ऑप्शन नंबर सी पद कविता, ऑप्शन नंबर डी छायावादी कविता। तो अधिनायक कैसी कविता है, तो यह जो एक व्यंग्य कविता के तौर पे माना गया है, यानी हंसी मजाक वाले कविता के तौर पे, जिसमें जो एक लड़का होता है हरचरना, वो फटा पुराना कपड़ा पहन के जो है राष्ट्रीय त्योहार के दिन
अपने स्कूल में जो राष्ट्रगान को दोहराता है, तो वहीं इसी का जिक्र जो यहाँ पे किया गया है कि अधिनायक कैसी कविता है, तो यह एक व्यंग्य कविता है। इसके बाद हमारा 48वां नंबर प्रश्न है कि हारजीत किस प्रकार की रचना है। हारजीत जो पाठ है वो किस प्रकार की रचना है, गद्य गीत है कि व्यंग्य गीत है कि शोक गीत है कि हास्य गीत है। तो हारजीत क्या था, एक गद्य रचना है। हारजीत क्या है, तो एक गद्य रचना है, ठीक। और किसके द्वारा लिखा गया है, तो अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया है। तो 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर प्रश्न यानी 49 नंबर प्रश्न की ओर। बाल कृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था। बाल कृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम पार्वती देवी था और बेनी प्रसाद भट्ट जो है इसके या इनके पिता थे। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। तो भारतेंदु युग कैसा था, कि उर्वरक था कि अनुपयोगी था कि प्रगतिशील था या प्रतिगामी था। तो ये कैसा था, तो प्रगतिशील था, ठीक। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था, तो प्रगतिशील था। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर प्रश्न की ओर। उससे पहले हमने अभी तक टोटल 50 प्रश्न जो है कंप्लीट कर लिए और 50 प्रश्न को हम लोग को करना है। ये भी हम लोग जो है आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। और इन 50 प्रश्नों में से आपने कितना हल किया, ये जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में जरूर अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिएगा। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था। तो बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था, तो हजारा सिंह, क्योंकि हजारा सिंह जो सूबेदार था वो बोधा सिंह का क्या था, पिता था। आगे बढ़ेंगे 52 नंबर प्रश्न की ओर कि एक अकालिया सिख जो है कितने लाख के बराबर होता है। एक अकालिया सिख जो है कितने लाख के बराबर होता है, ये पूछा गया है कि एक अकालिया सिख कितने लाख का बराबर होता है। तो 1.25 लाख के बराबर जो है एक अकालिया सिख माना जाता है। इसके बाद 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति थी, यानी जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी, तो इनकी स्थिति बुढ़ापा और बीमारी से जो है वो जूझ रही थी। तो 53 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर है कि दलविहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है। दलविहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है, तो यह मार्क्सवाद और लेनिनवाद का जो है यह मूल उद्देश्य माना गया है। तो 54 नंबर ए का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर है कि प्रिंस क्रोप्टकिन किस भाषा के या किस विषय के विद्वान थे। तो प्रिंस क्रोप्टकिन जो है किस विषय के विद्वान थे, तो यहाँ ऑप्शन दे रहा है हिंदी, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान होगा नहीं, अर्थशास्त्र होगा नहीं, हिंदी होगा नहीं, तो दर्शन शास्त्र होगा नहीं, हिंदी होगा नहीं। तो ये हमारे जो प्रिंस क्रोप्टकिन है ये किस विषय के विद्वान थे, तो अर्थशास्त्र के जो ये विद्वान माने जाते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। कहा जा रहा है कि कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है। कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है, तो ये किस कारक का उदाहरण हो जाएगा, तो हमारा 56 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण कारक का जो है यह उदाहरण माना जाता है। आगे बढ़ेंगे 57 नंबर प्रश्न की ओर कि हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है। तो ये किस कारक का उदाहरण है, तो संबोधन कारक का उदाहरण माना जाएगा। तो 57 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है कि मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है। मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 58 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान काल का। वर्तमान काल का यह उदाहरण हो जाएगा कि मोहन जा रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में हो रहा है कि मोहन को अभी हम देखें कि जा रहा है, तो ये हमारा सही क्या होगा, वर्तमान काल में होगा। तो 58 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया कि श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है। भूतकाल का कि भविष्यत काल का कि वर्तमान काल का कि श्याम सामान्य वर्तमान काल का। तो 59 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, सामान्य वर्तमान काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर की ओर बढ़ेंगे कि सभा शब्द क्या है, या सभा शब्द का लिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग क्या। तो सभा शब्द का जो है अगर हम लिंग निर्णय करने का बात करेंगे तो सभा हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा,
ठीक, सभा हमारा क्या होगा, स्त्रीलिंग कहलाएगा। ठीक, अगर 61 नंबर प्रश्न की बात करेंगे कि जल शब्द क्या है, तो जल क्या होगा हमारा, ये भी पुल्लिंग कहलाएगा, जल हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। तो 61 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न 62 नंबर की ओर बढ़ेंगे। तो 62 नंबर में कहा जा रहा है कि देवता शब्द क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। देवता शब्द क्या है, तो देवता शब्द का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग। ठीक, पुल्लिंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 63 नंबर प्रश्न की ओर। 63 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें दिया है कि श्रद्धा शब्द का विलोम शब्द क्या है। श्रद्धा शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो श्रद्धा शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, घृणा हो जाएगा, घृणा, नफरत। तो हमारा जो है 63 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया कि वार्तालाप के शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसमें कहा गया कि वार्ता धन आलाप बराबर वार्तालाप, वार्ता धन लाप बराबर वार्तालाप, वात धन आलाप बराबर वार्तालाप, और वातः धन आलाप लाप बराबर वार्तालाप। तो वार्तालाप का सही संधि विच्छेद अगर करना है हमको, तो 64 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वार्ता धन जो है आलाप जो हमारा क्या कहलाएगा, वार्तालाप होगा। तो 64 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर प्रश्न की ओर। सद्वाणी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सद्वाणी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सत धनवाड़ी, सद धनवाड़ी, सदा धनवाड़ी और सत्य धनवाड़ी। तो 65 नंबर प्रश्न का अगर हम संधि विच्छेद करना चाहेंगे सद्वाणी का, तो हमें क्या मिलेगा, सत्य धनवाड़ी मिलेगा। तो सत्य धनवाड़ी बराबर सद्वाणी। तो 65 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर की ओर बढ़ेंगे। 66 नंबर में कहा गया है कि नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है। नायक शब्द का संधि विच्छेद या संधि विच्छेद क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ने धन अन बराबर, ने धन अन बराबर, ने धन अन बराबर जो क्या हो जाएगा हमारा सही संधि विच्छेद होगा। तो 66 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर है कि करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा। करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो करुणा शब्द का विशेषण होगा कारुणिक। कारुणिक जो है हमारा विशेषण होगा और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 68 नंबर की बात करेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि जड़ शब्द का विलोम शब्द क्या है। जड़ शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो जड़ शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो चेतन होगा। 68 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, चेतन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर है कि खंडन शब्द का विलोम क्या होगा। खंडन शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा मंडन। मंडन जो है खंडन शब्द का विलोम शब्द होता है। ठीक, टोटल अभी कितना हुआ, तो 69 क्वेश्चन हुआ। आगे बढ़ेंगे 70 नंबर प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है कि दया शब्द कौन सी संज्ञा है। दया शब्द कौन सी संज्ञा, तो ये भाववाचक संज्ञा, क्योंकि भाव प्रकट कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि तांबा, तांबा शब्द कौन सी संज्ञा है, तो ये कौन सी संज्ञा है, तो ये द्रववाचक संज्ञा है। तो 71 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 73 नंबर है कि राज्यपाल शब्द कौन सी संज्ञा है। राज्यपाल शब्द कौन सी संज्ञा है, तो राज्यपाल शब्द हमारा जो कौन सा संज्ञा होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक ना, जातिवाचक संज्ञा जो यह कहलाएगा। 73 नंबर प्रश्न की ओर बात करेंगे। तो सूरदा शब्द कौन सा संज्ञा है, तो सूरदा शब्द कौन सा संज्ञा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद 74 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो कहा जा रहा है कि कवि श्रेष्ठ शासक या शब्द जो है, कवि श्रेष्ठ शब्द कौन सा समास है। कवि श्रेष्ठ शब्द कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है कि द्विगुण समास है कि कर्मधारय समास है कि अविभाव समास है। तो कवि श्रेष्ठ शब्द में कौन सा समास है, तो यह इसमें तत्पुरुष समास जो है वो सम्मिलित है। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 11 कह रहे हैं, 74वें नंबर प्रश्न, 11वां नंबर प्रश्न नहीं है, 74वें नंबर प्रश्न है। 74वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। हम गलती से जो है 11 बोल दिए, तो 74 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 75वें नंबर की ओर बढ़ेंगे। तो एक चक्रा नगरी या एक चक्रा पानी
शब्द कौन सी संज्ञा है? एक चक्रपाणी शब्द कौन सी संज्ञा है? तो एक चक्रपाणी शब्द कौन सी संज्ञा होगा? तो ये हमारा बहुव्रीहि समास होगा, संज्ञा नहीं होगा, बहुव्रीहि समास। ठीक, चक्रपाणी शब्द कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास जो है हमारा चक्रपाणी होगा। तो 75 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर है हमारा कि आजन्म शब्द कौन सा समास है? अवयभाव, कर्मधारय, द्वंद्व या द्विगुण। आजन्म शब्द कौन सा समास है? तो ये हमारा अवयभाव समास जो है आजन्म समास को माना गया है। आजन्म समास कौन सा समास है? तो ये अवयभाव समास है। 76 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि हाथ पैर शब्द का कौन सा समास है? हाथ पैर शब्द का कौन सा समास है? तो हम आप सब लोग को बताए थे बीच में हाइफन देने का, कि बीच में हाइफन रहेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक ना, पीछे जाके देखिएगा, पीछे जाके बोल रहे हैं आप लोग, कॉपी में किताब में अपना देखिएगा तो या ग्रामर की किताब में, तो इसमें बहुत सारे शब्द जो है हाथ पैर वाले ऐसे मिलेंगे। तो हाथ पैर जो शब्द है उसमें कौन सा समास है? तो यह द्वंद्व समास है। इसके बाद 78 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सफल शब्द का विलोम शब्द क्या है? सफल शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो 78 नंबर प्रश्न में सही उत्तर सफल का क्या होगा? विफल होगा। विफल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 79 नंबर है। 79 नंबर कह रहा है कि प्रशंसा का विलोम शब्द क्या है? प्रशंसा का विलोम शब्द क्या है? तो प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा? तो निंदा होगा। प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा? तो निंदा। 79 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए होगा। निंदा जो है ये इसका विलोम शब्द होगा। 80 नंबर प्रश्न है हमारा कि पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? हार कर भाग जाना, हरा देना, साथ देना या पराजित होना। तो पीठ दिखाकर या दिखाना मुहावरे का अर्थ है हार कर भाग जाना। तो 80 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे 81वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 81 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होगा क्रोध करना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? क्रोध करना, मतलब अत्यधिक गुस्सा करना या अत्यधिक क्रोध करना। मुहावरे के किस भाग में आता है? तो लाल पीला होना में आता है। आगे बढ़ेंगे 83 नंबर प्रश्न की ओर कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है सुदृढ़ बनना, कि कठिन परिश्रम करना, कठिनाई में फंसना या अधीनता स्वीकार करना। तो लोहे के चने चबाने मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कठिन परिश्रम करना होता है। कठिन परिश्रम करना जो है हमारा इस मुहावरे का अर्थ होगा। तो 82 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ेंगे 83 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें मतलब बताना है 4 ऑप्शन में से कि शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? आस्तिक कि नास्तिक, घृणा कि पराजित। तो शुद्ध शब्द यहाँ पे जो है कौन सा है? तो आस्तिक जो है ये शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। आस्तिक ये सही है, बाकी नास्तिक गलत लिखा है, घृणा गलत लिखा, अपराजित गलत लिखा हुआ है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आस्तिक है। 83 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं 84 नंबर प्रश्न की ओर। लड़ाका शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लड़ाका शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो इसमें आका प्रत्यय लगा हुआ है। तो 84 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर प्रश्न की ओर। चचेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? चचेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें एरा प्रत्यय लगा हुआ है। हम पहले भी आप सभी को बताए थे कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है? उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है? तो उपसर्ग किसे कहते हैं कि शब्दांश का वह रूप जो मतलब कि किसी शब्द के आगे लग करके जो है उसके रूप में परिवर्तन कर दे, अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसको उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय में क्या होता है कि शब्दांश वैसा शब्द रूप या वैसा शब्दांश जो शब्द के किसी अंत में लग करके उसके रूप में या उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, तो उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो चचेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो एरा प्रत्यय लगा हुआ है। 86 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो टिकाऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? टिकाऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें टिकाऊ आउ प्रत्यय जो है इसमें लगा हुआ है।
86 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ेंगे 87 नंबर प्रश्न की ओर। प्रकाष्ठ शब्द में उपसर्ग क्या है? प्रकाष्ठ शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसमें उपसर्ग क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परा। इसमें परा जो उपसर्ग है, परा धन काष्ठ मिलकर के जो क्या बना है? पराकाष्ठ। परा या पराकाष्ठा। तो हमको जो है मतलब कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे 88 नंबर प्रश्न की ओर कि निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है? निराहार शब्द में जो है उपसर्ग क्या है? तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो निर उपसर्ग जो है इसमें माना गया है। निर उपसर्ग देने पर निर शब्द का अर्थ होगा निराहार। आगे कह रहा है 89 नंबर प्रश्न में 89 नंबरों के दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है? दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है? तो 89 प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा दूर। दूर जो है यहाँ पे उपसर्ग मिला हुआ है, तो सही उत्तर हमारा जो है यही होगा। और र जो क्या होगा? तो आधा र होगा, ठीक ना, ऐसे हलंत लगा हुआ, हलंत लगा हुआ जो ये आधा र होगा। तो 89 नंबर प्रश्न का यानी 89 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद 90 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिंदी में पदबंध की कितने भेद हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 6। तो हिंदी में पदबंध के कितने भेद है? तो 5 भेद है। ठीक, उसके बाद आगे कह रहा है 91 नंबर प्रश्न की ओर कि देश पर मर मिटने वाली लोग को क्या कहते हैं, या ये कौन सा पदबंध है? देश पर मर मिटने वाले लोग कौन सा प्रबंध है? तो कौन सा प्रबंधन है? तो ये क्रिया प्रबंध है, क्रिया प्रबंध कहलाता है। तो 91 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर याद रखिएगा कि सी होगा। कौन सा? तो क्रिया प्रबंध। 92 नंबर प्रश्न की ओर बात करेंगे तो 92 नंबर प्रश्न है कि बादल घिरे और मयूर नाचने लगे कौन वाक्य है, या यह कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है कि मिश्रित वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं है? तो 92 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। यह क्या है? तो एक संयुक्त वाक्य है। आगे बढ़ेंगे 93 नंबर प्रश्न की ओर कि ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो क ख ग लिखते हैं तो क वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा किससे होता है? कई बार बताए हम आप लोगों को कि कंठ से होता है, कंठ से। क वर्ग के बाद चवर्ग आता है, चवर्ग के बाद टवर्ग आता है, टवर्ग के बाद तवर्ग आता है, तवर्ग के बाद पवर्ग आता है। तो सभी का उच्चारण स्थान है कंठ से कवर्ग, च से यानी चवर्ग तालु, मूर्धा से ये तुम्हारा टवर्ग का, और तवर्ग का जो है दंत से, और उष्ट से जो पवर्ग का। तो यहाँ ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो कंठ से होता है। तो 93 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर है कि च का उच्चारण स्थान क्या है? च का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो कंठ, कंठ के बाद क्या आता है? तालु आता है। और तालु जो है हमारा क्या होता है? तालु से उच्चारण स्थान चवर्ग का होता है। तो यहाँ पे चवर्ग के बारे में पूछा जा रहा है प्रश्न में कि चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो क्या होगा? तो यह तालु होता है। तो 94 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन 95 नंबर है कि कहा जा रहा है इसमें कि फ का उच्चारण स्थान क्या है? फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो प फ ब ब म। तो प फ ब ब म जो ये आपके जो जहाँ पे आप पढ़े थे उच्चारण स्थान, तो उच्चारण स्थान के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि फ का उच्चारण स्थान क्या है? फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो फ का उच्चारण स्थान हमारा क्या होगा? तो ओष्ठ होगा। जैसे प फ ब भ म पढ़ते हैं ना, तो पांचवा अक्षर जो है प वर्ग का पांचवा अक्षर क्या कहलाएगा? किससे होता है उच्चारण? तो ओष्ठ से होता है। तो 95 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन जो है 96 नंबर है कि गुरुपदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गुरुपदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 96 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। गुरु और धन उपदेश लिखेंगे, गुरु और धन उपदेश लिखेंगे और इनको जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? गुरुपदेश मिल जाएगा। गुरु धन उपदेश बराबर गुरुपदेश, ये हमारा क्या हो जाएगा? ठीक, 96 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा, गुरु उपदेश। आगे बढ़ेंगे 97 नंबर प्रश्न की ओर कि हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हत धन हत, हता धन हत, हत धन आहत, या हताह धन अत। तो अगर हताहत का संधि विच्छेद देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हत धन आहत बराबर जो है ये हमारा क्या कहलाएगा? हताहत कहलाएगा। इसके बाद 98 नंबर प्रश्न की ओर पढ़ेंगे तो नकलची शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो नकलची शब्द में जो है ची प्रत्यय लगा है।
तो इसका सही उत्तर हमारा जो है ए हो जाएगा 98 नंबर प्रश्न का। और 2 प्रश्न हम लोग का बचा हुआ है, जिसमें से 99 नंबर प्रश्न जो है वो है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा। अब इनमें से शुद्ध शब्द हम लोग को चुनना है कि इन चारों में से बताइए कि कौन शुद्ध शब्द है। तो अभिनेत्री जो लिखा हुआ है, अभिनेत्री हम लोग कैसे लिखते हैं, तो अभिनेत्री हम लोग छोटी की मात्रा से लिखते हैं ऐसे अभिनेत्री, लेकिन यहाँ पे जो अभिनेत्री बड़ी की मात्रा से लिखा गया तो ये शुद्ध शब्द नहीं है। संविधान है, तो संविधान की अगर बात करेंगे तो संविधान, संविधान, तो संविधान हम लोग जो है वह का मात्रा छोटी का देते हैं। यहाँ संविधान भी क्या है तब गलत लिखा हुआ है, शुद्ध नहीं लिखा हुआ है। और साहित्य की बात करेंगे, जो साहित्य डी नंबर ऑप्शन में है, तो साहित्य जो ऐसे लिखाता है सा ही आधा तो आयो, साहित्य, साहित्य ऐसे होता है। तो आप सभी लोगों ने क्या किया कि ये तीनों क्वेश्चन को तो छांट लिया कि अभिनेत्री, संविधान और साहित्य कैसे लिखाएगा, बचा वाल्मीकि। तो वाल्मीकि ही क्या है हमारा सही उत्तर होगा, वाल्मीकि ऐसे ही लिखाता है। और वाल्मीकि नाम से याद आया कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, ओम प्रकाश जी का टाइटल भी वाल्मीकि था, और वो भी मतलब कि हमारे एक राइटर हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा का जिक्र किया है जिसका नाम जूठन है। तो जूठन के लेखक ही न है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, तो वो भी वाल्मीकि इसी तरह से लिखते थे। तो इसीलिए 99 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं 100 नंबर यानी 100वें नंबर प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है इसमें कि नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप नायिका होता है, नायिका। तो 100 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये टोटल जो है 2023 के पेपर में पूछे गए 100 MCQ था, जिसको मैंने आप सभी लोगों के लिए जो है सही सही और सटीक आंसर बना करके आप लोगों के लिए मैं यहाँ प्रस्तुत किया। तो आप लोग जो है इन सारे प्रश्नों को अपने कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा, साथ ही अपने दोस्त मित्रों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आपने इन 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही सही हल किया, या आप लोग इन 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को आप लोग जान रहे थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2022 में जो पूछे गए एग्जाम में क्वेश्चन थे उसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग करेंगे, और फिर उसके बाद जो 2021 का जो है पेपर को हम लोग करेंगे, और फिर 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसके पेपर को हल करेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2022 के पेपर को देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।